नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में और दोस्तों में यश। तो दोस्तों आज का जो एडिटोरियल है वो जनसत्ता के मुख्य पृष्ठ का एडिटोरियल है और जो हमारे सामने जो विषय है, जो कंटेंट है वो है दोस्तों सुशासन और संसाधन। ठीक है। सुशासन का मतलब होता है कि समाज में जितने भी पॉलिसीज़ हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन किस प्रकार से है, किस प्रकार से वो रेगुलेट किए जा रहे हैं समाज में। और संसाधन का मतलब होता है कि उसे कंप्लीट करने के लिए किस प्रकार के इक्विपमेंट, किस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे लगाए गए हैं, किस प्रकार से टेक्नोलॉजी वहाँ पे काम कर रही है, उसके बारे में यहाँ पे बातचीत करेंगे। यहाँ पे लिखा है सुशासन की दरकार लंबे समय से महसूस की जा रही है। ऐसे में ई गवर्नेंस कारगर उपाय साबित हो सकता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है और एक ऐसा साधन भी जिसके चलते नौकरशाही का समुचित प्रयोग करके व्याप्त कठिनाइयों को समाप्त किया जा सकता है। यहाँ पर लिखा गया जो ब्यूरोक्रेट होता है, जो प्रशासनिक अधिकारी होता है, तो वो क्या करता है दोस्तों, समाज में जो भी हाई कमान के द्वारा आप स्पेशली कह सकते हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, उनके द्वारा जो पॉलिसीज़ होती हैं उन्हें रेगुलेट अच्छे से अच्छे बेहतर तरीके से हो, इसका जो पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं स्थानीय रैंक के, उनको दिया जाता है। तो बहुत सारी कमियाँ अभी देखने को मिल रही हैं कि उनके पास बेटर इक्विपमेंट नहीं है, जिस वजह से कहीं न कहीं कमियां आज भी हैं। आज आप देख सकते हैं कि कंप्लीट एविडेंस और कंप्लीट टेक्नोलॉजी के न होने की वजह से हमारे आए दिन प्रदेश में जिस प्रकार से हिंसाएं बढ़ रही हैं, जिस प्रकार से यहाँ पे अराजक तत्व तमाम तरह की चीज़ों का विध्वंस करके चले जाते हैं और वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाते हैं, तमाम तरह की समस्याएं। आपने देखा होगा कि चौराहे पर कोई किसी को गोली मार के चला गया, तो यदि हमारे पास कंप्लीट इक्विपमेंट होता, सीसीटीवी फुटेज होती है, सीसीटीवी ज़्यादातर जगहों पे ऐसी जगह पे आप उपलब्ध करवाएं, लगाएं जहाँ पे ये निश्चित किया जा सके कि अपराधी या ऐसे अवांछित प्रकार का व्यक्ति यहाँ से गुजरे तो उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाए। नागरिकों को सरकारी सेवाओं की बेहतर आपूर्ति, प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाने के साथ व्यापक नागरिक भागीदारी के मामले में ई शासन कहीं अधिक प्रासंगिक है। अब देखिए यहाँ पे ये बात हो रही है, जो हमारे देश के नागरिक हैं, आज मैं आपको वास्तविकता बता दूं, हमारे देश में पुलिस और यहाँ के जो सिविलियन है उनका संबंध बहुत ही खटास है। अब कोई भी हमारे देश का जो नागरिक है जल्दी वो नहीं चाहता कि मैं किसी के खिलाफ़, चाहे कितना भी हिंसा वो कर रहा है सामने वाले के खिलाफ़, वो जाके वहाँ पे प्राथमिकी दर्ज कराए, क्योंकि कभी कभार उल्टा ही पुलिस वाले उसको डांटने पीटने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो पीड़िता है उस पर एक बड़ा आदमी है, बिजनेसमैन है या बाहुबली टाइप का आदमी है। इसलिए दोस्तों कहीं न कहीं बहुत बड़ी एक सामाजिक और राजनीतिक दूरी, एक जो सहयोग की भावना होनी चाहिए पुलिस के अंदर और जो एक कमिटमेंट होना चाहिए, वो पूरी तरह से चीज़ें छिन्न भिन्न हो चुकी हैं। आज जब पुलिस की बात आती है तो लोग यही कहते हैं वो मोस्ट करप्टेड डिपार्टमेंट, और ज़्यादातर लोग जाना भी चाहते हैं उसी जगहों पे कि पैसा कमाने के उद्देश्य से हम वहाँ पे जाएं, लूटें खसोटें, उनको मारें, ये करें। और पूरी तरह से जो उनकी रूपरेखा है पूरी तरह से नकारात्मक सिद्ध हो चुकी है। इस चीज़ को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा जोर देना पड़ेगा। और जब ई शासन की बात आ रही, शासन का मतलब ये हुआ कि ज़्यादातर चीज़ों को टेक्निकली हैंडल किया जाए, इंटरनेट से कनेक्ट किया जाए। आज भी आप देखते होंगे कि लोग घर पहले निकला था ना, यदि कोरोना काल में यदि आप घर में है, किसी प्रकार की समस्या है, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो आप ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज करा सकते हैं। पर इसका कितना महत्व आपको भी पता है, लोग पूछने तक नहीं आते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि यदि ये सारी चीज़ें धरातल पे नहीं आ रही तो हम शिकायत किससे करें, कंप्लेन किससे करें? वो नंबर भी तो एक्चुअल होना चाहिए स्पष्ट रूप से, वो नंबर भी आपको नहीं मिलेगा, ये हकीकत है। जब कभी भी आप व्यक्तिगत रूप से किसी कानूनी पेचीदे में फंसेंगे, मामले में फंसेंगे, तब आपको जानकारी होगा कि हमारा देश मतलब जिनके सहारे चल रहा है, जिनको ये जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, वही लोग इसको पूरी तरह से खोखला बना दिए हैं। पुलिस का मतलब होता है यहाँ के सिविलियन के साथ एक सामंजस्य बना के चलना, एक प्रेम भावना कि जो पीड़िता बिना डरे बिना झिझके जो भी वारदात हो आपके सामने खुल कर बोले। पर ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस वाले आपको इतना प्रताड़ित, इतना होपलेस कर देंगे कि आप कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। उसके बाद उल्टा आपके ऊपर तमाम तरह के मुकदमे लग जाएंगे।
यह तकनीक शासन प्रशासन की तीव्रता देती है और संचालन को प्रभावित करती है। प्रौद्योगिकी मानवीय पसंद और विकल्पों द्वारा निर्धारित परिवर्तन का अनुमान ही नहीं बल्कि एक सशक्त परिणाम भी ई शासन से पाया जा सकता है। पर इस दिशा में अभी और काम करने की ज़रूरत है। ऐसे समावेशी विकास पर बल देने की ज़रूरत है जो इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं, उत्पादों, उपकरणों और रोजगार के अवसरों समेत किसानों से संबंधित बुनियादी तत्वों को अपेक्षित बढ़ावा दे सके। गौरतलब है कि 1992 में 8वीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास की धुरी पर आगे बढ़ी थी और इसी वर्ष भारत में सुशासन की नींव पड़ी थी। 1991 के उदारीकरण के बाद ये वीडियो बन रहा है, जिस अपेक्षा और अवधारणा के अंतर्गत भारत आर्थिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होकर नागरिक केंद्रित धारा के साथ आगे बढ़ा था, उसका प्रभाव उतना सकारात्मक नहीं दिखाई दिया। तो दोस्तों, आज हमारे देश की यदि ये हालत है तो सारे लोग भ्रष्ट हैं। जो हमारे यहाँ के जो प्रतिनिधि करता है, जो जनप्रतिनिधि का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए घूम रहे हैं, ठेका लेके घूम रहे हैं, वो तो मोस्ट करप्टेड इस समय है। चाहे मैं एमपी की बात करूं, चाहे एमएलए की बात करूं, चाहे प्रधान की बात करूं, ब्लॉक प्रमुख की बात करूं, ये सारे लोग एक ही चैन से जुड़े हुए हैं। इन सब का जो है कि मोटो वही है, जैसे ही हम सत्ता में आएंगे उसके बाद 15-20 साल की कमाई एक झटके में कंप्लीट कर लिया जाए, उसके बाद सत्ता में हम आएंगे या नहीं आएंगे। यदि नहीं भी आएंगे तो पैसे के बल पे हम अपनी विरासत चलाएंगे, अपनी हुकूमत चलाएंगे। यही कारण कि दोस्तों ऐसी तमाम तरह की राजनीतिक पार्टियां उत्तर प्रदेश में जिनके ऊपर तमाम तरह के इस तरह के आरोप लग चुके हैं और अभी भी लग रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ऐसी कई सारी राजनीतिक पार्टियां हैं। आप किसी भी पृष्ठभूमि के व्यक्ति हों, कितने बड़े भी बदमाश हों, लुटेरे हों, गुंडे हों, यदि आप पैसा दे रहे हैं, पार्टी को फंडिंग अच्छा कर रहे हैं, तो आपको तत्काल टिकट मिल जाएगा। उन्हें पैसे से मतलब है। ई गवर्नेंस लागू करने संबंधी तकनीकी और संरचना महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान, कुशल मानव संसाधन और ई साक्षर नागरिकों की आवश्यकता पड़ती है। हालांकि 2006 में राष्ट्रीय गवर्नेंस योजना के चलते कॉमन सर्विस सेंटरों के जरिए आम नागरिकों को सभी सरकारी सेवाओं तक पहुंच प्रदान करते हुए सक्षमता, पारदर्शिता, विश्वसनीयता सुनिश्चित करने का प्रयास हुआ था, जो आज भी पूरा नहीं है। आप देख सकते हैं ऐसे तमाम तरह के अध्यादेश, एक्ट पास हुए हैं संसद से, तमाम तरह के डिपार्टमेंट ने तमाम तरह की बेहतर करने के लिए, समाज में पारदर्शिता लाने के लिए, एक भरोसा बनाने के लिए सिविलियन और पुलिस के बीच में तमाम तरह के उन्होंने काम किया। पर दोस्तों, कुछ करप्ट लोगों की वजह ही इस चीज़ें आज भी संचालित नहीं है और ये कब होगा किसी को नहीं पता। नीतियाँ कितनी भी शोधपरक हों, मगर जिस माध्यम से उनका क्रियान्वयन होना है, अगर उसकी आधारभूत संरचना में कमियां हो तो नीतियों को जन केंद्रित बन पाना मुश्किल होता है। देश में 6.5 लाख गांव और 2.5 लाख पंचायतें हैं जहां बिजली और इंटरनेट कनेक्टिविटी एक आम समस्या है। आज मैं आपको बता दूं, ऐसे तमाम तरह के गांव हैं, कस्बे हैं जहां पे इन सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटी अभी भी ज़ीरो है। मोबाइल है पर नेट का कोई मतलब ही नहीं है, नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है, तो नहीं फला जगह पे जाइए वहाँ पे नेटवर्क मिलेगा, 4G वहाँ पे चलता है, रूम में नहीं चलेगा। ये क्यों है? आज भी जो गवर्नमेंट से कुछ लोग जुड़े हुए हैं वहीं पे सारी चीज़ें अवेलेबल किए हैं जहाँ पे होनी चाहिए। मतलब हमारे देश में समान अधिकार है मत का, पर दोस्तों समान जो है योजनाएं किसी को नहीं मिलती। कुछ दिन पहले मैं एक विज़िट किया था एक समुदाय में, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में एक मुसहर समुदाय माना जाता है। बहुत ही, यदि मैं आपसे सीरियसली बताऊं तो विकास के रास्ते में ही कहीं नहीं पड़ते हैं। विकास का जो रास्ता है उससे काफ़ी दूर खलिहानों में, जंगलों में बसे हुए हैं। कहने को तो सरकारें तमाम तरह के प्रलोभन आश्वासन देती है कि हम उनके जीवन के बेहतर करने के लिए बहुत योजनाएं संचालित की हैं, पर दोस्तों जब आप वहाँ पे विज़िट करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, तो आज भी मुसहर समुदाय जिस तरह से हाशिए का शिकार है और पिछले 70-80 साल से लगातार वहीं बना हुआ है, ये कहीं न कहीं पीड़ा का विषय है। ये हमारे देश में बड़े बड़े जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन पे इन बातों को संविधान विधानसभा के पटल पर रखना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए। इंटरनेट एड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया से जानकारी मिलती है कि भारत में पूरी दुनिया के मुकाबले सबसे सस्ता इंटरनेट शुल्क है, मगर कड़वी सच्चाई यह भी है कि यहाँ 2/3 जनता इंटरनेट का इस्तेमाल करती है। 2/3 इंटरनेट का इस्तेमाल करती है। मैं एक चीज़ आपको बताऊँ व्यक्तिगत रूप से, लॉकडाउन की वजह से तमाम तरह की कंपनियां ख़त्म हुई, उससे पहले भी जीएसटी के कारण ख़त्म हुई।
उससे पहले भी बेरोजगारी छमाही वाली बेरोजगारी थी, तिमाही वाली, वो भी चली रही थी। उसके बाद कोरोना काल आ गया, पूरी तरह से लोगों का कमर तोड़ दी। पैसा किसी के पास नहीं है, पर जो चाहे इंटरनेट हो, चाहे प्रोडक्ट्स हो, कोई भी हो, सबके दाम या तो वहीं पे अभी भी स्थिर हैं, उनमें किसी प्रकार का नीचे फ्लक्चुएशन नहीं है, और ये चीज़ें लगातार बढ़ती भी जा रही हैं। पर दोस्तों, आय जो है, पैसा किसी के पास बचा नहीं है, और प्रोडक्ट का दाम इतना हाई है। सरकार को इस पे विशेष रूप से एक पहल जारी करना चाहिए। लोग कैसे जी रहे हैं, यही स्थिति रही तो भारत की स्थिति बहुत ही दयनीय रहेगी। नेशनलिज्म में मैं भी भरोसा करता हूँ, राष्ट्रीय हित की मैं भी बात करता हूँ, पर राष्ट्रीय हित तभी होगा जब आम जन का जो परिवार है वो खुश रहेंगे। 2017 तक भारत में केवल 34% आबादी इंटरनेट का इस्तेमाल करती थी। संख्या की दृष्टि से इस समय यह आंकड़ा 55 करोड़ पार कर गया, जिसके 2025 तक 90 करोड़ होने की संभावना जताई गई है। 130 करोड़ जनसंख्या वाले भारत में लगभग 114 करोड़ से अधिक मोबाइल उपभोक्ता हैं, जबकि इंटरनेट वालों की संख्या कहीं अधिक पीछे है। देखिए, 2014 में जैसे ही हमारे देश के यशस्वी गौरवशाली प्रधानमंत्री योगी मोदी जी बनते हैं, उसके बाद इन्होंने जिस प्रकार का पॉलिसी निकाला, जिस प्रकार से उन्होंने कहा हम पारदर्शिता लाएंगे, ई गवर्नेंस करेंगे, पर सच्चाई दोस्तों अभी कोसों दूर है। मात्र शहरों में सारी व्यवस्थाएं बना देने से, योजनाएं संचालित कर देने से भारत देश विकसित नहीं हो जाएगा, क्योंकि भारत की आधा से ज़्यादा जो जनसंख्या गाँव में, कस्बों में निवास करती है। और दोस्तों, आप देख रहे हैं, जब से कोरोना काल आया, जो भी आबादी शहरों में निवास करती थी वो भी पलायन कर गई शहरों से गांव की तरफ। और लोग जिस प्रकार से रोज़गार के लिए तलाश कर रहे हैं, अब पहली प्राथमिकता और विकल्प होना चाहिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे स्थानीय शासन प्रशासन कोई भी हो, कि लोगों को रोज़गार दिया जाए। अन्यथा दोस्तों, स्थिति और भी दयनीय और विकराल होती चली जाएगी। और जो पेपर है उसे कम किया जाए। फला पेपर नहीं तो आप ये नहीं कर सकते हैं, ये लाइसेंस नहीं तो ये नहीं कर सकते। कुछ चीज़ों में सहूलियत दिया जाए, ऑनलाइन प्रोसेसिंग चालू किया जाए, जिस वजह से थोड़ी सहूलियत मिले। वैसे इन आंकड़ों में कुछ संख्या 2 या 3 मोबाइल रखने वालों की भी होगी। इंटरनेट का उपयोग न होने के पीछे लोगों की आर्थिक स्थिति भी जिम्मेदार है। भारत में हर चौथा व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे और इतने ही अशिक्षित भी। सोचिए, भारत जैसे देश में ये है कि हर चौथा व्यक्ति गरीब है, और ऊपर से ये बात है कि ज़्यादातर संख्याओं में लोग अशिक्षित हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, अनएजुकेटेड हैं। ये भी समस्या विकराल होगी। कहाँ जाएंगे आप लोग? किस देश की बात करते हैं, किस विकास की आप बात करते हैं? पर सच्चाई वाकई बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही पीड़ादायक है। इसके अलावा कोई व्यवहारिक कठिनाइयों के चलते इंटरनेट कनेक्टिविटी दूर की कौड़ी बनी हुई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बिजली के अभाव में संचालित नहीं किए जा सकते हैं। नगरीय क्षेत्रों में भले बिजली की ज़रूरतों को पूरा कर देती है, मगर गांव और दूर दराज के इलाकों में इसका अभाव ई शासन को प्रभावित कर रहा है। सीरियसली मैं बता रहा हूँ, आज भी गांव में कभी कभार लाइट चली जाती 2 दिन तक, 1 दिन तक लाइट ही नहीं आती। तो ये समस्या बहुत ही गंभीर है, और ये समस्या इतनी गंभीर है कि इस पर शासन प्रशासन को एक जिम्मेदारी की तरह इन समस्याओं का निर्वहन करना पड़ेगा। अन्यथा आप ई इंटरनेट की बात कर रहे हैं, ई गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, और स्थिति ये है कि न यहाँ पे मोबाइल है, न नेट है, हाँ, न यहाँ पे बिजली है। ये है यहाँ के जितने तरह यूथ हैं, मैं आपको बता दूँ, गांव में स्पेशली लोग बीड़ी, गांजा, चरस जैसे चीज़ों के ऊपर निर्भर हो चुके हैं। छोटे छोटे कम उम्र के बच्चे दारू पी रहे हैं, शराब, मतलब नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, जो पूरी तरह से गलत है। अब कहाँ गया हेल्थ की बात? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो किसी आय से नहीं जुड़े हैं, किसी रोज़गार से नहीं जुड़े हैं। पढ़ लिख के उनका जो फ्रस्ट्रेशन है वो कम करना चाहते हैं, और ऐसे में यदि सरकार कुछ व्यवस्था करनी चाहती है तो उनके लिए एक रोज़गार उपलब्ध कराएं। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा स्थापित ट्रस्ट इंडिया ब्रॉन्ड इक्विटी फाउंडेशन की रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत दुनिया में बिजली उत्पादन के मामले में तीसरा देश और खपत में पहला। भले जापान और रूस से बिजली उत्पादन के मामले में भारत आगे है, मगर सभी तक इसकी पहुंच पूरी तरह संभव नहीं, और इसका सीधा असर मोबाइल इंटरनेट सेवा पर पड़ रहा है, जो ई शासन की राह मुश्किल बनाए हुए हैं। सोचिए, कई चीज़ों में हम कहते हैं कि हम फला देश से अग्रणी है, फला देश से अग्रणी, पर वास्तविकता ये है कि हमको लगता है कुछ ऐसे लोग हैं जो रिपोर्ट तैयार करते हैं,
वो गलत तो डेटा नहीं प्रोवाइड कर देते, हम इनसे आगे हैं, वो उनसे आगे हैं। और आपको बता दें, जब आप कभी कुपोषण जैसे विषयों पे कभी आप किताबें पढ़ेंगे तो आप कांप जाएंगे। कुपोषण से होने वाली जो हमारे देश में मौत का जो आंकड़ा है, कुपोषण से होने वाली जो समस्याएं हैं, जो बीमारियां हैं, आप ठहर जाएंगे। मैं आपका ध्यान लेकर चलना चाहता हूँ दो चार मुद्दों की तरफ। याद होगा कि जब हमारे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे ही शपथ ग्रहण करते हैं, उसके कुछ ही चंद दिनों बाद जिस तरह से गोरखपुर में एक घटना घटती है, ऑक्सीजन की कमी से तकरीबन 60 70 80 की संख्या में बच्चे मर जाते हैं। ये बहुत ही पीड़ा का विषय था। एक ऐसा देश जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी से 80 बच्चे मर जाते हैं और सारे बच्चे एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुकात रखने वाले थे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो किसी बड़े बिजनेसमैन, कोई पॉलिटिशियन, कोई एक्टर एक्ट्रेस का लड़का नहीं था। तो ऐसे गरीब मजदूर मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे मरते हैं तो मरने दो, कोई नेता पनेता के थोड़ा मरे हैं। ये हकीकत है, इस चीज़ को आप भी मानिएगा। और ऐसी समस्याएं कई बार हो चुकी। बिहार में देखे होंगे जिस प्रकार से शोषण किया गया था छोटी छोटी बच्चियों का। कहने को तो ये कहा जा रहा था कि हम स्पेशली स्त्रियों के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए हम आवास है वहाँ पे बच्चों को, जो बच्चियाँ स्पेशली, उनको शिक्षित कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, समाज में अच्छी शिक्षा देने के बाद उनको अच्छा स्थान दिलाएंगे। पर उनका किस प्रकार से शोषण हुआ था, ये सब खुलासे जो हुए थे चौंकाने वाले थे। कोविड-19 के इस समय में शिक्षा बहुत बड़ी मुश्किल का सामना कर रही है। इससे निपटने के लिए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में डिजिटल यानी शिक्षा का रास्ता चुना गया है। यहाँ भी इंटरनेट कनेक्टिविटी और बिजली की समस्या काफ़ी हद तक रुकावट बनी। देखा जाए तो ई शासन के उदय के पीछे शासन का जटिल होना और सरकार से नागरिकों की अपेक्षाओं में वृद्धि हो रही है, जबकि इसका उद्देश्य ऑनलाइन सेवाओं की आपूर्ति करना है, नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदान करना, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना, शासन दक्षता में सुधार सहित व्यापार और उद्योग के साथ तमाम प्रक्रियागत संदर्भों को तीव्रता देना शामिल था। जबकि ई शासन के 4 स्तंभों में नागरिक, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी और संस्थान निहित हैं। कहने को दोस्तों, संविधान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बस किताबों तक ही सीमित है, पर उसकी जब वास्तविकता देखेंगे तो पूरी तरह से धूमिल है, वो कहीं मिलती ही नहीं समाज में। आज विश्व के विभिन्न देशों के बीच सिमटती दूरियों का कारण सूचना प्रौद्योगिकी और संचार को माना जाता है, जबकि देश के भीतर सेवा आपूर्ति में तत्परता और नागरिकों को शीघ्र खुशियां देने के लिए ई शासन को देखा जा सकता है। किसानों के खाते में सम्मान निधि का स्थानांतरण इसका एक छोटा सा उदाहरण है। मैं इस चीज़ का सम्मान करता हूँ जिस प्रकार से किसानों की सहूलियतों के लिए, किसानों को एक छोटा सा उपयोग देने के लिए, एक आर्थिक रूप से थोड़ा सा वृद्धि, थोड़ा सहयोग करने के लिए जिस प्रकार से किसानों को 2-2 हज़ार रुपया दिया गया, वो सही भी है। ये चीज़ें तब स्टार्ट और एक तरह से कह सकते हैं स्पष्ट रूप से पारदर्शिता से चल रही, क्योंकि लोगों के अकाउंट में पैसा जा रहा है। यदि यही कार्य किसी मीडिएटर, किसी अन्य संस्था, बैंक के माध्यम से तीसरे व्यक्ति के बाद उसमें जाता, तो दोस्तों वही होता है जिस तरह से राजीव गांधी ने कहा था ना कि यदि हमारे देश में किसी पीड़ित, किसी गरीब मजदूर को यदि हम 100 रुपया देना चाहें तो उसके पास 15 या 20-25 रुपया पहुँच पाता है, या तो वो भी नहीं पहुँच पाता, बीच के जो बिचौलिए होते हैं खा जाते हैं। ई लर्निंग, ई बैंकिंग, ई अस्पताल, ई याचिका और ई अदालत समेत कई ऐसे क्षेत्र देखे जा सकते हैं जो शासन को सुशासन की ओर ले जाते हैं। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने की दिशा में 1987 में लॉन्च राष्ट्रीय उपग्रह आधारित कंप्यूटर नेटवर्क एक क्रांतिकारी कदम था, जिसका मुखर पक्ष 1991 के उदारीकरण के बाद देखने को मिला, मगर आधारभूत कमियों के चलते यह जिस मात्रा में होना चाहिए उतना हुआ नहीं। गौरतलब है कि भारत में ई शासन व्यापक संभावनाओं से भरा हुआ है। भारत में साइबर जाल अभी तक न पूरी तरह बिछा है और न इस सब की पहुंच में है। डिजिटल इंडिया की सफलता के लिए मजबूत आधारभूत संरचना भी तैयार करना ज़रूरी है। नवंबर 2018 तक करीब 1,20,000 ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड नेटवर्क से जोड़ा गया। इससे न केवल गाँव का डिजिटलीकरण हुआ है, बल्कि वे बुनियादी और समावेशी ज़रूरतों को पूरा भी कर सकेंगे। शैक्षणिक और शोध संस्थानों के बीच आदान प्रदान अत्याधुनिक नेटवर्क के माध्यम से किया जा रहा है। इसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि 1 करोड़ से अधिक छात्र छात्राएं राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल से जुड़ चुके हैं। एक सच्चाई मैं आपको बता दूं, जिस तरह से आज बड़े बड़े जो विद्यालय हैं, जो माफिया हैं, वो जानते हैं क्या कर रहे हैं? वो ये कर रहे हैं कि मित्रों, जो विद्यालय में पढ़ भी नहीं रहा उसका झूठा जो है कि बायोडाटा लगा के छात्रवृत्ति 40,000 50,000 सरकार के माध्यम से निकाल के अन्य जगहों पे लगाया जा रहा। तो ये भी एक ब्लैक मनी है, जो कुछ चंद लोग हैं जो सरकार को लूटने में लगे हुए हैं, और सरकार किनको लूट रही है? गरीब मजदूरों को। तो इस पे भी सोचने की आवश्यकता है।
ई अस्पताल और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सेवा भी जारी है। देश के 300 से अधिक अस्पतालों में यह व्यवस्था लागू है। इसी तरह मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 13 करोड़ से अधिक जारी किए जा चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार के अंतर्गत लगभग 1 करोड़ किसान जोड़े गए हैं। देश के 16 राज्यों में लगभग 600 से ज़्यादा बाजार इस नेटवर्क से जुड़े हैं। बी वीज़ा के जरिए भी 163 देशों के पर्यटक को जोड़ने का काम जारी है। अब तक 40 लाख से अधिक वीज़ा जारी किए जा चुके हैं। ई अदालत के जरिए देश भर की विभिन्न अदालतों में चल रहे मुकदमों की निगरानी करना आसान हुआ है। तो मैं देख सकता हूँ कि कोरोना में जहाँ पे ये कहा गया था कि थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस रखें या फिजिकल डिस्टेंसिंग रखिए। इससे क्या है, जैसा कि आपको पता है, जो कोरोना एक संक्रमण है, किसी संक्रमित व्यक्ति को यदि कोरोना हुआ, यदि आप उसके नज़दीक जाते हैं, उसके आसपास जाते हैं, तो आपको भी हो जाएगा। तो इसके लिए बेहतर है। इनके अलावा देश भर में आम लोगों को डिजिटल साक्षरता प्रदान करना, छोटे शहरों में बीपीओ को बढ़ावा देना, साथ ही रोजगार, उद्यमिता और सशक्तिकरण भी देखा जा सकता है। इस कोरोना समय में लगता है कि भारत साइबर जाल के मामले में कमज़ोर है और यही कमजोरी ई गवर्नेंस के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। विकास के नए आयाम के रूप में ई गवर्नेंस शासन की आगे की विद्या है, मगर रास्ता इसकी आगे भी है। जब तक ग्रामीण इलाकों में कंप्यूटर या मोबाइल उपकरण और इंटरनेट के प्रयोग के प्रसार को बल नहीं मिलेगा, डिजिटल असमानता को दूर नहीं किया जा सकता, तब तक देश के नागरिकों को डिजिटल साक्षर नहीं किया जाएगा, तब तक ई शासन अपने लक्ष्य से दूर रहेगा। स्थानीय भाषाओं, वेब सर्वर का विकास, ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में तकनीक के विस्तार पर बल ई गवर्नेंस को बल मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।